जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो डिबंकिंग से कई गुना ज़्यादा साइंस के बारे में है। हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है। ओके सर, आत्मा 6 ग्राम की होती है। विज्ञान कहता है कि आत्मा 200 ग्राम की होती है। हैं? अभी तो बोले 6 ग्राम की होती है, अब 6 से सीधा 200 ग्राम। A2 अरविंद अरोड़ा भाई जो एक ज़माने में साइंस के टीचर थे, आज उन्हें एंकर बना करके सूडो साइंस सीखेंगे। बोलिए सर। लटकने वाली सब्जियां जमीन में गड़ी हुई सब्जियों से ज्यादा फायदेमंद होती हैं। देखिए, ये सच है कि आज तक कोई भी बंदरों को नेचुरली मरता हुआ नहीं देख पाया है। यानी अगर कोई लगातार दाहिने नाक से ही सांस ले रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण है माइक्रोवेव का ओवर यूज। तो इस तरीके के क्लेम्स को आज हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा मैं कि आप जब वीडियो के उस पार खड़े होंगे तो एटलीस्ट बोलेंगे कि आज का दिन तो कामयाब हो गया, आज बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, दिमाग ने बहुत दिमाग का जिम हो गया। गाइस, अब औरतों की जगह आदमी प्रेग्नेंट होने लगे। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब ये सिर्फ सोच नहीं रह गई है, बल्कि अब ऐसा हकीकत में हो रहा है, और वो भी अपने इंडिया में। तो लोग आपको इंटरनेट पे बहुत पागल बनाएंगे कि 2 लड़कों ने बच्चा पैदा कर लिया, ट्रांसजेंडर ने बच्चा पैदा कर लिया, फलाना ठिकाना। इन सबको पकड़ने का बस एक ही तरीका है, और वो ये कि भैया इनसे पूछो कि तुम भाड़ में गया, तुमने बाद में हार्मोन लेकर के, बाल कटा करके, कुछ और चीज़ें सर्जरी करा करके जो तुमने किया हो ना किया हो, तुम वो छोड़ो, तुम खाली इतना बताओ कि भैया तुम्हारे पास यूट्रस है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास यूट्रस है तो तुम बच्चा पैदा कर लोगे, वरना टाटा बाय बाय। अभी तक तो इंसानों के लिए अभी तक हम यूट्रस इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं। अगर हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं, मतलब इधर से कोई मसल ली, उसमें पाइप लगा करके किसी का मेल का जननांग बना दिया इस तरीके से, या इस तरीके से ओपनिंग क्रिएट की कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बना दिया। यूट्रस नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि या तो यूट्रस तो या तो तुमको किसी और का निकाल करके लगाना पड़ेगा, वो हो नहीं रहा है और हो भी नहीं सकता है अभी। बहुत मतलब उसके अंदर में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो जो भी न्यूज़ सुनो इस तरीके की कि 2 मर्दों ने बच्चा पैदा कर दिया, एक ट्रांसजेंडर और एक इसने बच्चा पैदा कर दिया, चमत्कार चमत्कार ताऊ चमत्कार, अरे थम जा भाई, थम जा। सिर्फ नाक के नीचे इस तरह से उंगली रख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने साल बचे। जैसे अगर किसी का दाहिना नाक यानी कि पिंगला नाड़ी ही लगातार सांस को अंदर बाहर कर रही है, यानी अगर कोई लगातार दाहिने नाक से ही सांस ले रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। क्वेश्चन, हमारी आंखें कितनी हैं? 2। कान कितने हैं? 2। मेरा एक ही है। नाक कितनी है? 2, एक नहीं है। जिस तरीके से ये आँख इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ये आँख इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, उसकी प्रोसेसिंग एक जगह है, उसी तरीके से हमारे पास 2 नाक हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक कि हमारी एक नाक के अंदर में जो क्षमता है अलग अलग तरीके के सेंस को समझने की, सीखने की और आगे भेजने की, वो अलग है दूसरे सेंस से। आप 5 टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। वैसे बिटर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल सेंस कर सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल जो मैं अपने नाक से समझ सकता हूँ, बूझ सकता हूँ, मेरे पास ताकत है 1 ट्रिलियन अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन को या सेंट को समझने की क्षमता। 1 ट्रिलियन। अगर किसी 10वीं 11वीं के बच्चे से पूछा जाए कि इरेक्टाइल टिश्यू मेल में होता है कि फीमेल में, तो सारे बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू तो मतलब जननांग, वो तो मेल वाले का ही तो इरेक्ट होता है, तो फिर मेल में ही होगा इरेक्टाइल टिश्यू। वेल, हमारी नाक में एक इरेक्टाइल टिश्यू इधर, एक इरेक्टाइल टिश्यू इधर एग्जिस्ट करता है, और वो इरेक्टाइल टिश्यू डिसाइड कर रहा है कि आपकी कौन सी नाक चल रही होगी, लेफ़्ट वाली या राइट वाली, और वो आपस में स्विच होती रहती हैं। इसके कई सारे आइडियाज़ हैं। एक आइडिया ये है कि देखें, आप जिस तरीके से अगर जो सेंस होती है, नाक की जो सेंस है वो हमेशा ओपन है, हम आपका कंट्रोल नहीं। आप मुंह में खाना रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी, आपका कंट्रोल है उसके ऊपर, लेकिन क्या सूंघेंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको सांस लेते रहना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक पर्टिकुलर दोनों नाक अगर एक ही तरीके से काम कर रही होती तो एक कॉन्सेप्ट काम करता है डिसेंसिटाइजेशन। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हैं और वहाँ पर कोई पर्टिकुलर बदबू आ रही है, तो थोड़ी देर में आपको बदबू आना बंद हो जाती है। अगर बदबू आना बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारे जो रिसेप्टर हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। और अगर एक ही नाक होती तो आपकी एडवांटेज कम है। अगर आपके एक बार ये नाक चल रही है, एक बार ये नाक चल रही है,
तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर एक नाक अगर डिसेंसिटाइज हो चुकी है एक स्मेल के लिए, तो जैसे ही नाक दूसरे तरीके से सांस लेना शुरू होगी तो आपको तुरंत से पता चलेगा अरे अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है। दैट गिव्स अ कंपैरेटिवली बेटर एडवांटेज। तो और क्या एडवांटेज है ऑल्टरनेट चलने का हमारे नाक का? तो क्योंकि हम बोले कि भैया नाक को चलते रहना ही पड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर नाक अगर चलती रह रही है तो वो एयर फ्लो चलता रहेगा, एयर फ्लो को डिहाइड्रेट करने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर ब्लॉक कर दिया जाए एक को थोड़ी देर तो उसमें मॉइस्टनेस, क्योंकि अंदर से हमारे ऑलरेडी नाक वाक म्यूकस वगैरह निकलता है, तो उसको थोड़ी देर मॉइस्ट होने में आसानी हो जाएगी, फिर बाकी को कर लेंगे। तो अल्टरनेट करते रहने से उसके मॉइस्चर को भी आप बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारा थिंकिंग प्रोसेस, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें ज़्यादा करीब लेकर के जा रहा है कि ये मतलब अल्टरनेट चलती ही क्यों है नाक, या फिर सीधा सीधा ये घोषित कर दो कि इस नाक के चलने पर लड़का पैदा हो जाता है। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटरकोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं, स्पेशली लड़का होगा या नहीं। पर कैसे? देखो, स्त्री के टाइम आने के 5वें दिन यदि आप इंटरकोर्स करते हैं और उस समय स्त्री की ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी अगर चल रही हो, यानी कि लड़की बाएं नाक से अगर सांस ले रही हो और पुरुष दाएं नाक से सांस ले रहा हो, यानी कि पुरुष की सूर्य नाड़ी अगर चल रही हो, तो उस समय समागम करने से पुत्र पैदा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी शास्त्रों में लिखा है। लोग कमेंट्स में बहुत लिखते हैं कि आप वो क्यों नहीं बताते कि ये गलत बोला है। बता सकते हैं, लेकिन वो क्या है, कुछ ऐड कर रहा है क्या? तो बोल दूंगा मैं, है रे ये तो गलत है, मगर पॉइंट इज़ कि क्या बोला जा सकता है कि इसके लिए एविडेंसेस कम है, विच इज़ नॉट एज इम्पैक्टफुल जो तुम्हें सुनना है कि अरे ये गलत बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है, ये पागल बना रहा है, ये स्कैम कर रहा है। लोगों को ये सुनना रहता है। अगर एक्चुअल में चेंज चाहिए तो वो कॉन्सिक्वेंस के तहत होगा। तो अगर कोई उससे बेहतरीन और एक्चुअल और जानकारी साइंस वाली अगर साझा कर दी जाए, जो कि मैं अभी करने की कोशिश कर रहा था, तो उससे ये उम्मीद पैदा होती है कि आउट ऑफ कॉन्सिक्वेंस वो जो पहले व्यक्ति जो एक्सप्लेनेशन सोचता था कि सही है कंपैरेटिवली, उसको अगर मैं बेटर एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कॉन्सिक्वेंस वो उन चीज़ों को त्याग देगा और शायद इस पर्टिकुलर रास्ते पे आसानी से निकल सके। कैंसर का सबसे बड़ा कारण है माइक्रोवेव का ओवरयूज। खाना लोग आजकल फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। वो ये कहते हैं कि शरीर का इसको कोई फायदा नहीं है, इससे कैंसर सेल्स को बढ़ावा मिलता है आपके शरीर में, और ये माइक्रोवेव की किरणें इतनी ज्यादा खतरनाक है आपके शरीर के लिए। लोग कहते हैं कि हम खाना बनाएंगे, गर्म करेंगे, टाइम लगेगा तो लगा लो, नहीं तो कैंसर होने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। जो माइक्रोवेव के जरिए हम टाइम बचा रहे हैं ना, उसका नुकसान ही नुकसान है। ओके, लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि शायद जिससे तुम अगली बार अगर किसी को बताते हो कि माइक्रोवेव से कैंसर नहीं होता है तो शायद उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। लोगों को ये बोलना बंद करो कि माइक्रोवेव खाना पकाता है, क्योंकि उससे शायद ये जाता है कि कोई वेव है, कोई रेडिएशन है जो खाने को गर्म करता है, नुकसान करेगा। व्हाट इफ़ यू टेल देम कि फ्रिक्शन खाना गर्म करता है? वो जो माइक्रोवेव हैं वो असल में पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके जितने के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उस साइज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो हिल जाते हैं। और हिलना ही तो गर्मी है, गर्मी और कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल के लेवल पे जो ज़्यादा हिल रहा है वो गर्म है, मॉलिक्यूल के लेवल पे जो कंपैरेटिवली कम हिल रहा है वो उससे ठंडा है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया, लोगों को बोलो ये लाइट जो तुम्हारे मुंह पे पड़ रही है ना, ये और माइक्रोवेव दोनों सेम है और हैं। और इस लाइट में जितनी ताकत है, ये सूर्य की रोशनी में जितनी ताकत है ना तुम्हें स्किन कैंसर कराने की, उससे कई गुना ज़्यादा कम है, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। भाई यूवी रेडिएशन जो सनलाइट में है, उसमें उस यूवी रेडिएशन में इतनी एनर्जी है कि वो जाकर के अंदर घुस के डीएनए को घुसा मार सकती है, जिसकी वजह से संभावना बनती है कि स्किन कैंसर हो जाए। अब उसके लिए एनर्जी होनी तो चाहिए। अब आप जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, माइक्रोवेव पे जाओगे, उस पर एनर्जी ही नहीं है। वो एनर्जी क्या लड़ेगी, क्या करेगी? वो बस कर सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साइज़ के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा हिला सकती है बस, और अपने साइज़ के मॉलिक्यूल को हिला दिया, वो पर्टिकुलर चीज़ हिली, तो उस मॉलिक्यूल के हिलने की वजह से खाना गर्म हो जाता है, और खाना गर्म होने की वजह से प्लेट गर्म हो जाती है। तो लोगों को लगा ये प्लेट क्यों गर्म हो रही है? प्लेट खाने की वजह से गर्म हो रही है भाई। क्या आपने कभी किसी बंदर को नेचुरली मरते देखा है? शायद नहीं। आखिर भगवान राम ने इन बंदरों को ऐसा कौन सा वरदान दिया था? क्या आपने कभी डिस्कवरी में कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें बंदर मर रहा हो? शायद वो भी नहीं।
पर ऐसा क्यों? देखिए, ये सच है कि आज तक कोई भी बंदरों को नेचुरली मरता हुआ नहीं देख पाया है, क्योंकि उन्हें उनकी मौत के बारे में 7 दिन पहले ही पता लग जाता है। ओके, तो ये एक रियल रिसर्च पेपर है। तो हियर इज द क्वेश्चन कि क्या लगता है कि इंग्लिश भाषा के अंदर में वो लेटर ज़्यादा हैं, वो वर्ड ज़्यादा हैं जो के से स्टार्ट होते हैं, या वो लेटर ज़्यादा हैं जिनमें के जो है वो तीसरे नंबर पे आता है? अब जैसे ये सोचने की कोशिश करते हो, जान किस में लगानी पड़ती है जिसमें तीसरे नंबर पे के आएगा, क्योंकि पहला लेटर के हो उस पर लोग फटाफट कैंगरू, काइट, क्लस्टर बोलने वाला था खैर, के वाले वर्ड आपको तुरंत याद आते रहेंगे और जिसकी वजह से आपको तुरंत लगेगा कि वो ज़्यादा है, जबकि फैक्ट ये है कि लगभग 2 गुना ज़्यादा वर्ड हैं जो कि तीसरे नंबर पे जिनमें के आता है। अगर आपको लगता है कि पहले नंबर पे आपको अवेलेबिलिटी बायस है कि याद जल्दी आ जाता है, तो आपको लगता है हाँ सही बात है। उसी तरीके से कभी आपको जब कोई एग्जांपल बोलेगा, कभी बंदर को मरते हुए देखा है, तो क्योंकि आप जब रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। और यही वजह है कि इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह हर जगह पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो असल में असल दुनिया का सबसेट है। वो असल में आउटलाइंग इवेंट्स हैं जो कि न्यूज़ बनते हैं। अगर वो नॉर्मल बात है तो वो न्यूज़ क्यों है, लेकिन क्योंकि वही चीज़ें आपको दिखाई जाती है तो आपको लगता है कि दुनिया में ये नॉर्म है, ये दुनिया में पर्टिकुलरली चीज़ ज़्यादा चलती है। सेम बंदर वाले एग्जाम्पल में कि आपको लगेगा कि यार हाँ यार, बंदर तो मैंने मरता हुआ नहीं देखा। आप मरता हुआ बंदर क्यों देखेंगे? आपने मरता हुआ कौवा देखा, आपने मरता हुआ कबूतर देखा, आपने मरता हुआ क्या देखा है? कौन सा जानवर है जो आपने एक्टिवली मरते हुए देखा है? तो आप कोई भी मरता हुआ जानवर क्यों देखोगे? तो आपको याद आएगा कि हाँ यार, देखा तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो बस एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। वो व्यक्ति तभी जीत गया जब आपने बोला हाँ यार, मैंने बंदर को नहीं मरते देखा है, जरूर सही कह रहा है ये ना। लटकने वाली सब्जियां जमीन में गड़ी हुई सब्जियों से ज्यादा फायदेमंद होती हैं। वो सब्जियां जो बेलों पर उगती हैं, जैसे कि करेला, लौकी, तुरई। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे कि आलू, शकरकंदी आदि को उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि लटकने वाली सब्जियों को माना जाता है। जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं वो मुख्य रूप से पृथ्वी और जल तत्व से भरपूर होती हैं, यानी कि मिट्टी और पानी। सिर्फ 2 ही तत्व उनके टच में रहते हैं। उन्हें सूर्य की रोशनी, वायु या अन्य तत्वों का ज्यादा संपर्क मिलता ही नहीं है। इसका परिणाम ये है कि वे कफ को बढ़ाती हैं और शरीर में सुस्ती लाती हैं। बेलों पर उगने वाली सब्जियां सूर्य की रोशनी, हवा और बाकी तत्वों से संपर्क में रहती हैं। फन फैक्ट, वेजिटेबल नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है, हमने बनाया हुआ है। याद करो भाई, जो बोल रहे हैं कि हवा में लटकने वाली सब्जियां, वो सारे ज़्यादातर फल हैं भाई। पॉलिनेशन ऊपर होता है, ज़मीन के अंदर में पॉलिनेशन नहीं होगा। ज़मीन के नीचे जो चीज़ें गाड़ी होती हैं वो ज़्यादातर, कोई भी पौधा अपने बुरे वक्त के लिए चीनी इकट्ठा कर रहा है, वो ज़्यादातर स्टार्च वाले जितने भी शकरकंद, मूली, तोरी, आलू, ये सारी की सारी जो भी ज़मीन के नीचे चीज़ें आ रही हैं, वो बॉडी वो कोशिश कर रहा है कि अपना रिजर्वायर रखूँ, उसका वो स्टोर हाउस है प्लांट का। ऊपर लटकने वालों में जो भी देखोगे वो ज़्यादातर फ्रूट है, मतलब आपका टमाटर, लौकी, तोरई, घिया, वो एक ही चीज़ होती है। सीताफल, करेला, सब में बीज है। बीज का मतलब कि वो फर्टिलाइज हुआ है, बीज का मतलब कि वो फल है। शायद भाई ने हाइड्रोपोनिक्स का नाम नहीं सुना होगा कि पानी के अंदर में भी काम चल जाता है। प्लांट का ज़्यादातर हिस्सा, लोगों को जब पूछो कि प्लांट कहाँ से आ रहा है, तो क्योंकि लोगों ने ज़मीन से उगते हुए पौधों को देखा होता है तो सब लोग कहते हैं मिट्टी से आता है, लेकिन मिट्टी से नहीं आता है ना। मिट्टी से नाम मात्र के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। जो पेड़ बन रहा है असल में वो एनवायरनमेंट से CO2 लेकर के बन रहा है, और जो एनर्जी पा रहा है वो सनलाइट से पा रहा है। तो डज नॉट मैटर कि वो लटकने वाली है कि ज़मीन के अंदर वाली है, उनको अपने अपने हिस्से की जो सनलाइट चाहिए थी वो फोटोसिंथेसिस से मिल चुकी है, क्योंकि अगर वो होता नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। और सब्जी हमारा बनाया हुआ टर्म है, मतलब कि पत्ता खा लेते हैं, मतलब पत्ता गोभी का पत्ता खा लेते हैं तो वो भी सब्जी है। किसी का बड खा लेते हैं फूल गोभी का तो वो भी सब्जी है। किसी का रूट खा लेते हैं तो वो भी सब्जी है। किसी का स्टेम, आलू स्टेम है, आलू खा लेते हैं, स्टेम खा लेते हैं तो वो भी सब्जी है। और जितनी गिनाई फ्रूट सारे के सारे, करेला, लौकी, तोरई, सबके सब फ्रूट हैं, सब में बीज है, तो वो भी हम सब्जी में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या वाकई प्रेशर कुकर में बना खाना किसी जहर से कम नहीं है? चलिए जानते हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान ऋषि वाग्भट, जो कि 125 साल तक जिंदा रहे थे और जिन्होंने खुद की मर्जी से अपना शरीर त्यागा था, उनका ये कहना था कि जिस खाने को पकाते समय उसमें हवा का स्पर्श और सूर्य की ऊर्जा का प्रवेश ना हो, वो खाना जहर के समान है। और आज के समय ये जहर हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि घर में जिस प्रेशर कुकर में खाना बनता है
उसमें ना तो हवा अंदर जाती है और ना ही सूर्य की ऊर्जा। और इस बात को साबित करने के लिए CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च भी किया है कि 99% कुकर एल्यूमिनियम से बने होते हैं और खाना पकाने के लिए या खाना रखने के लिए एल्यूमिनियम सबसे खराब मेटल होता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक कुकर में बना खाना खाने से लोगों में डायबिटीज, अस्थमा, TB जैसी 48 बीमारियां पाई गई हैं। वैसे गाइस, क्या आप भी प्रेशर कुकर में बना खाना खाते हैं? तो सावधान हो जाइए और उस आदत को आज ही बदलिए। क्लेम नंबर 1 कि भैया उसमें सूरज की रोशनी नहीं जा रही है। आपके घर में ऐसा क्या खाना बन रहा है जिसमें सूरज की रोशनी जा रही है? पहले हो सकता है कि जैसे गांव में अभी भी मैं जाता हूं तो मतलब एक बरामदा है और ओपन दिख जाता है कि हाँ मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। घरों में, फ्लैट्स में जो कहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है। सूरज की रोशनी एक ही जगह चाहिए थी और वो तब मिल गया था जब वो फल या फ्रूट या सब्जी जब बन रही थी, फोटोसिंथेसिस करते हुए उसको उसकी सनलाइट मिल चुकी है। तो कम से कम इस क्लेम के हिसाब से तो भाई को अपने घर के बाहर खाना बनाना पड़ेगा, घर के अंदर में तो खाना बन नहीं सकता क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी जानी चाहिए। क्लेम नंबर 2 कि उसके अंदर में हवा जानी चाहिए। आई एम थिंकिंग कि कुकर के अंदर में जो हवा है एग्जिस्ट करती है वो कहाँ से आई है, मतलब अगर वो एनवायरनमेंट की नहीं है तो। जिन चीज़ों पे असल पे ध्यान होना चाहिए ना कि उसके अंदर में डाला क्या हुआ है, कि उसके अंदर में इतना सरसों का तेल डाल करके अगर कोई चीज़ पका रहे हो तो भैया वो सरसों का तेल, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। इतना कोई खतरनाक फर्क नहीं पड़ने वाला है एल्यूमिनियम का। चलो एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम सस्ता है, 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम है। तो केवल और केवल कुकर से एल्यूमिनियम नहीं पहुंच रहा है हमारे शरीर में। वो जो खाना है, वो जो गेहूं, चावल, आटा, दलिया, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, उस सब में एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है क्योंकि धरती से उग रहा तो एल्यूमिनियम उसमें मिनिमम लेवल पे मिल जाएगा। लेवल नंबर 2, क्या बना रहे हो उसके अंदर में। अगर कोई खट्टी चीज़ है, कोई एसिडिक चीज़ है तो उसमें एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल सकता है। कंपैरेटिवली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना तो ऐसे तो बनाना भी रेडियो एक्टिव है ही ना। सुनिए ना, मतलब देखिए ना वीडियोस के, बनाना रेडियो एक्टिव है। हाँ भाई है, लेकिन कितना खाना पड़ेगा तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करेगा। उसी तरीके से एल्यूमिनियम क्या निकलता है, उसमें खाने में जाता है, हमारे शरीर में जाता है एल्यूमिनियम। हाँ जाता है। तो ये बात सुनते ही लोग चिल्लाए, अरे देखा ना जाता है, ये समझी थी। अरे भाई, कितना एल्यूमिनियम चाहिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में या बॉडी के अंदर में कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करे नुकसान का। आप जितना खाते हो एक पर्टिकुलर मील के अंदर में, जो उसमें बना हुआ है, कुकर के अंदर में बना हुआ है, उसके कंपैरेटिवली एक एंटासिड की टैबलेट के अंदर में मालूम है कितने 100 गुना ज़्यादा एल्यूमिनियम आपको मिलेगा। तुमको मालूम है कि एल्यूमिनियम कितना जाएगा क्योंकि हमने क्वांटिफाई किया है। मिट्टी के बर्तन में बनाओ, मिट्टी के बर्तन में बनाओ। भाई मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सही, पहले कैलकुलेट तो करेंगे इससे कितनी मिट्टी हमारे अंदर जा रही है। और मिट्टी होती किसकी, मिट्टी में तो सारे एलिमेंट आ गए, लेकिन उस मिट्टी में से आ रहे हैं इसलिए लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ही फ़ायदा कर जाएंगे, लेकिन उसी मिट्टी का एल्यूमिनियम इनको नुकसान करता हुआ नजर आएगा। दोनों ही केस में मैटर ये करेगा कि कितना थ्रेशोल्ड है, अगर वो पार हो जाए तो आपको नुकसान होना शुरू होगा। कैडमियम, मर्क्यूरी जैसे जो मेटल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम मात्रा में भी नुकसान कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए जो थ्रेशोल्ड चाहिए होगा वो हमें नहीं मिल पा रहा है। उससे कई ज़्यादा नुकसान जो उसके अंदर में सामान रखा हुआ है, जो हम पका करके खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ अच्छा क्या खा रहे हो, ढंग का खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। बॉटम लाइन, जस्ट बिकॉज कि हमने बहुत शिद्दत, पैसा, सब कुछ लगा करके कैलकुलेट किया है कि कौन सी चीज़ कितना खाने पर कब कैसे नुकसान करेगी, इसका मतलब ये नहीं है नुकसान करेगी। और वो चीज़ जिसको तुमने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया है उसको तुम बोल अरे ये तो नुकसान ही नहीं करती। अरे पता कहाँ किया तुमने कि वो कितने लेवल पर नुकसान करेगी, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। और उसको पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि इसको खा लो, इससे तो कुछ होना ही नहीं है, तो ये कोई बगैर साइड इफेक्ट के। तो जो भी न्यूज़ सुनो इस तरीके की कि 2 मर्दों ने बच्चा पैदा कर दिया, एक ट्रांसजेंडर और एक इसने बच्चा पैदा कर दिया, चमत्कार ताऊ चमत्कार, अरे थम जा भाई, थम जा। अब बात करते हैं असल साइंस की कि चल क्या रहा है। तो अभी तक जो लोग ज़्यादातर अवेयर हैं वो IVF से अवेयर हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फीमेल्स को क्या बोलते हैं कि भाई अपने एग निकलवा के रख लो, डाला सुई, एग निकाले, रख लिए फ्रीज़ करा करके। मेल को बोलते हैं ये स्पर्म से वो करा करके रख लो, फ्रीज़ करा करके रख लो, वो भी रख लेते हैं। और फिर बाद में इन विट्रो उनको फर्टिलाइज करा करके जो एम्ब्रियो बन जाता है छोटा सा, वो फीमेल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये बेसिक प्रोसेस है। अब इसमें जो मौत पड़ती है वो ये है कि भैया गैमीट है, वो उसको मतलब बचा करके ही रखना पड़ेगा, संजो करके ही रखना पड़ेगा, उसी में लाखों रुपए लग जाते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है और जानवरों पे टेस्ट हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड IVG, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। 2024 की टेड टॉक थी, टेडेक्स टॉक और टेड टॉक में वही अंतर है जो एडिडास और एबीबाज में होता है।
तो जब भी टेड टॉक देखो तो टेड टॉक देखना, टेड एक्स टॉक देखने लायक नहीं है वो। तो उसमें वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि तुमने न्यूज़ में सुना हो कि 2 आदमियों ने दिया बच्चे को जन्म, बाढ़ में गया, 2 मेल चूहे अब दे चुके हैं किसको जन्म, एक मतलब अगली जनरेशन को जन्म दे चुके हैं। ये हमने लैब में करा लिया इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस से। कि चूहे के नॉर्मल सेल अगर ले लें और नॉर्मल सेल को पकड़ करके उसको यामाना का फैक्टर मतलब दे दिए जाएं तो वो स्टेम सेल में कन्वर्ट करा करके उसको अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करा सकते हैं गैमीट में, एग में, स्पर्म में। यहाँ तक कि हमने मेल पकड़ा, मेल से सेल उठाई और उससे सेल उठाने के बाद उसमें वाई क्रोमोसोम को लात मार दी और एक्स क्रोमोसोम के 2 वर्जन बना दिए और इस सेल से एग बना दिया और ये एग का इस्तेमाल किया अगली जनरेशन बनाने के लिए। तो भैया ये हो चुका है। इसका मतलब है कि आजकल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी ये पर्टिकुलर काम करते हैं, आपको बोलते हैं कि अरे स्टेम सेल आप रख लीजिए, या फिर आपको बोलते हैं कि भैया ये इतने लाखों रुपए लगेंगे, आप अपने एग फ्रीज़ करा लो, अपना स्पर्म फ्रीज़ करा लो। वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि आप नॉर्मल सेल से किसी भी व्यक्ति का गैमेट बनवा सकते हो। और अब सच में अगर 2 लोग गे हैं और बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो सच में केवल इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल से बच्चा जो है वो बनाया जा सकेगा भावी भविष्य में। हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है। विज्ञान कहता है कि आत्मा 200 ग्राम की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी आदमी के मरने से जस्ट पहले और मरने के जस्ट बाद वेट का कंपैरिजन किया तो 200 ग्राम का फर्क आया। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। याद है बहुत पहले हम शैली कीगन वगैरह का भी जिक्र बहुत किया करते थे कि उनका जो डेथ वाला कोर्स है, किताब है, तो वहाँ से अगर मैं कुछ क्वेश्चंस याद करूँ तो ये सही तरीका है। क्योंकि हम जैसे ही सोल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ट्रांसपेरेंट सी इमेज आ जाती है जो बॉडी से बाहर निकल रही है। ये जनरली सब लोगों के दिमाग में सोल को लेकर के आता है। लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एक नया ऑटोमेटिकली नया नज़रिया दे देंगे कि अगर सोल नॉन फिजिकल है तो वो फिजिकल वाले ब्रेन, न्यूरॉन्स, इनको ट्रिगर कैसे करती है, इनसे काम कैसे करवाती है, और अगर वो काम करवाएगी तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। और सोल की एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं मास से। मास एक फिजिकल है, मतलब कि फिजिकलिटी है, किसी लोगों को चीज़ों का वजन होता है। तो इसका मतलब है कि वो तो अपनी तरफ से कह ही रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो सोल है वो फिजिकल वाले वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकती है। तो क्या वो खुद भी फिजिकल है? और अगर सोल ही बॉडी को कंट्रोल करती है तो फिर ब्रेन की ज़रूरत भी है क्या? और अगर ब्रेन को कंट्रोल करती है तो फिर पैरालिसिस वाली स्थिति में ऐसा क्या हो रहा है कि सोल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अगर मैं जब चलता हूँ इस फिजिकल वर्ल्ड में और मेरे साथ मेरी आत्मा भी चल रही है, मतलब कि मेरी आत्मा मेरे बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और कहीं है उसकी पोजीशन जिसके बेसिस पर वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में मेरे गतिमान होने पर भी मेरे शरीर के भीतर ही बन पाती है, तो लॉज ऑफ मोशन उस पर एक्ट कर पा रहे हैं क्या? कुछ भी आंसर नहीं बताया, बट ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सोचने पे हेल्प करेंगे कि ओके। और दोस्त, ये सब क्वेश्चन सुनते वक्त अगर आपका दिमाग आपको कोई आंसर देने की कोशिश कर रहा है, जस्ट आस्क इट कि उसको ये चीज़ें कैसे पता। इससे हम एक कदम करीब जाएंगे कि हाँ यार, मतलब जैसे हिंदू धर्म वालों से पूछोगे कि क्या जानवरों में आत्मा होती है तो बोलेंगे हाँ होती है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे धर्म वाले एग्री ना करें। और मालूम है कि जो भाई जो एक्सपेरिमेंट बता रहे थे ना कि जिसके अंदर में आत्मा 6 ग्राम की होती है, उसमें वीडियो में दिख रहा है कि उसमें 21 ग्राम लिखा हुआ। वो जिस डॉक्यूमेंट्री से उठा रहे थे, अजीब वाली जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहती हैं, उसमें असल में बताया था कि 21 ग्राम होती है और वीडियो में भी दिख रहा है कि 21 ग्राम होती है। बट खैर, कि मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया तो हुआ यूं कि वो जो पेपर था, जिस पेपर का वो हवाला दे रहे थे, उस पेपर के अंदर में वो लोग ये प्रूव करना चाह रहे थे कि इंसानों की तो आत्मा होती है, जानवरों की नहीं होती। तो उन्होंने कुत्तों को और बाकी पिग्स वगैरह बाकी ऑर्गेनिज्म को भी मारा था और उन्होंने दिखाया कि केवल जो वजन में अंतर है वो ह्यूमंस के आया है 21 ग्राम का। तो ह्यूमंस के अंदर में आत्मा होती है, बाकी लोगों में आत्मा नहीं होती है। अगर हिंदू धर्म वाली आइडिया को लेकर के एक्सट्रापोलेट करेंगे तो उसमें पूछ लेंगे कि भैया कहाँ तक लेकर के जाओगे, आर्के बैक्टीरिया में है कि नहीं है, लाइकेंस में है कि नहीं है, प्लांट्स में आत्मा है कि नहीं है। तो हिंदू धर्म वाले तो बोलेंगे अरे सब जीव मात्र में आत्मा होती है। जब बच्चा गर्भ में धारण होता, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो एक सेल, क्या उसमें आत्मा है? क्या एक सेल में आत्मा हो सकती है? तो बोलेंगे कि अगर मतलब पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता है।
तो बोले कि अगर 1 सेल में आत्मा हो सकती तो मैं तो थूक देता हूँ, थूकने पर मेरे 100 सेल निकल जाते, क्या उन 100 सेल्स में आत्मा थी? अगर इन 100 सेल में 100 आत्मा नहीं है तो जब बच्चा गर्भ धारण हो रहा है फर्टिलाइजेशन के वक्त में, तो वो 1 सेल का जो जाइगोट है क्या उसके अंदर में आत्मा है? अगर नहीं है तो कौन सा क्षण होता है जब आत्मा प्रवेश करेगी? और अगर प्रवेश करेगी तो मान लो कि अगर 3 महीने के बाद में आत्मा प्रवेश करती है, 2 दिन के बाद में आत्मा प्रवेश करती है, तो अगर मान लो कि फीटस अब आत्मा प्रवेश कर गई या फीटस अबॉर्ट हो गया, फिर अब कहाँ जाएगी आत्मा? ये सवाल, एक भी सवाल इसलिए नहीं वो पूछा जा रहा है कि मैं आत्मा के कॉन्सेप्ट को फटाफट से जाऊं और सही प्रूव कर दूं या फटाफट से जाऊं और गलत प्रूव कर दूं। मैं क्यूरियोसिटी के साथ सवाल पूछ रहा हूं और उसके कॉन्सिक्वेंस के तहत कोई अंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट होती है तो हो। आई एम नॉट लुकिंग एक्टिवली टू प्रूव और डिसप्रूव द आइडिया, बट ये क्वेश्चंस ज़्यादा खूबसूरत हैं और मुझे असल आइडिया के ज़्यादा करीब लेकर के जा पाते हैं, मुझे मुक्त करते हैं मेरे को समाज की कंडीशनिंग से, जिसमें मुझे बस आत्मा का, हम सब लोगों के दिमाग में वो ट्रांसपेरेंट बॉडी से निकलती हुई, बॉडी के जैसे दिखती हुई वही कपड़ों में निकलती हुई सी नज़र आती है। एटलीस्ट वो आइडिया चैलेंज होता है। वो आइडिया अगर चैलेंज होगा तो लोग पूछेंगे अच्छा अगर ऐसी नहीं दिखती है तो फिर दिखती कैसी है, और उसका दिखना क्यों ज़रूरी है? मतलब कि क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर दिख सकती है तो क्या लाइट के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है? क्योंकि तो ये सवालों की श्रृंखला सबसे खूबसूरत है। हाँ, लेकिन कैंसर की दुनिया में बहुत तगड़ी रिसर्चेस चल रही हैं, जो चीज़ें शायद आपने नहीं सुनी हैं उनको डिस्कस करते हैं। कैंसर के इलाज के लिए ज़्यादातर लोगों ने सुना है कि भाई रेडिएशन दे दो, कीमोथेरेपी दे दो, ज़्यादा लोग इम्यूनोथेरेपी के बारे में सुन लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट साउंड थेरेपी। व्हाट इज़ दिस? कोई ऐसा गाना नहीं चलाना जिससे कि कैंसर से मर जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड, जैसे लिथोट्रिप्सी होता है, जैसे कि मतलब आपका साउंड को आप तोड़ देना, मतलब सॉरी, लिथो मतलब स्टोन, ट्रिप्सी मतलब तोड़ देना, कि स्टोन को तोड़ देना। उसी तरीके से आपका हिस्टोट्रिप्सी होता है कि आप क्या करते हैं कि साउंड को इतना ज़्यादा 3 डायमेंशनल स्पेस में आप मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आप लेज़र को करते हैं, कि आप उस पर्टिकुलर कैंसरस टिश्यू पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर बबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कि आवाज़ से आप इस तरीके के बबल क्रिएट करेंगे जो फटेंगे, कोलैप्स करेंगे, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सेल जो है वहाँ पर मरना शुरू हो जाएंगे, जो कि कैंसर सेल है। तो इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि हम ड्रग्स को किस तरीके से बेटर डिलीवर कर सकते हैं। भाई कीमोथेरेपी के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, ये है ना कि भाई आपका ही सेल है, चाहे वो कैंसर वाला हो चाहे आपका नॉर्मल सेल हो, उसकी वजह से हो ये रहा है कि जब आप उसको केमिकल देते हैं कोई, तो वो बॉडी के हर एक सेल के अंदर में जा रहा है, तो हमारे लोगों के बाल उड़ेंगे, सेकेंडरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि आप इस तरीके से स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पेसिफिक टिश्यू को बोल सकते हैं कि भाई ये ड्रग अंदर ले, और जब वो ऐसा करेगा तो आप कम अमाउंट में बहुत टारगेटेड कीमोथेरेपी वाली ड्रग अपने कैंसर टिश्यू के अंदर में डाल पाएंगे, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे थे वो बड़े कम हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में बैठ करके केवल मुझे कान में लगा के सुनने की अगर आप चाह है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन करके खूब सारा कंटेंट जो है ले सकते हैं। कल मिलेंगे, तब कल नहीं मतलब अब तो बुधवार और संडे को ही आप वीडियोज़ आ रही हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।